नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहीं जो डीजीपी का जनता दरबार और जनता दरबार में इस तरह के इनपुट्स डीजीपी को मिलते हैं जो आखिरकार उन्हें कहें जो एक तरह से निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, वो भी कड़ा निर्णय। ऐसा ही कुछ होता है क्योंकि अभी तक जितने भी जो डीएसपी पर कार्रवाई हुई है या उनके फाइल जो खुले हैं वो मात्र जनता दरबार में लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन पर। कल भी एक जनता दरबार में एक आवेदन आया, एक डीएसपी साहब तो समझिए निपट गए और एक निपटते निपटते बच गए क्योंकि उनको एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। निपटने वाले डीएसपी साहब पर फाइल खोलने का आदेश हो गया है, प्रोसीडिंग का आदेश हो गया है। इत्तफाकन वो डीएसपी वो हैं जो हाल ही में 2-3 महीने पहले एक ब्लैक मार्क से गुजरे हैं और वो उन्होंने उसको समाप्त किया था। अभी उनकी प्रोसीडिंग समाप्त भी नहीं हुई या समाप्त हुए 1 महीने से अधिक भी नहीं हुआ कि दूसरे प्रोसीडिंग का रास्ता खुल गया। क्योंकि जिस तरह की बात समस्या आती है डीजीपी के पास, एक नालंदा जिला के दीपनगर थाना का एक मामला आता है। ठीक है, वो मामला वो देखते हैं। मामला में नेम्ड एक्यूज है, राइटिंग है, सीरियस राइटिंग का केस है। उसमें एक हत्या भी हो गई है, नेम्ड एक्यूज भी है और नेम्ड एक्यूज को पकड़ने के बजाय वो डीएसपी साहब अपने सुपरविजन में उसको जांच में रखते हैं। तो आखिर नेम्ड है। और यहाँ पे सबसे खास बात है, जब डीजीपी ने उस पूरे फाइल को पढ़ा तो उसमें साफ तौर पे वादी का ही सीडीआर लोकेशन निकाला जा रहा था, न कि एक्यूज का। वो टोटल एक तरह से दिखा रहे थे जो वादी जो है ही गलत है और लेकिन हत्या हुई है लेकिन वादी गलत है। नेम्ड एक्यूज है लेकिन उसको जांच में रखा गया है। आखिरकार वो डीएसपी साहब निकल गए। निकलने के बाद दूसरे डीएसपी आते हैं। दूसरे डीएसपी तो उससे भी आगे निकलते हैं। वो नेम्ड एक्यूज वाले सारे व्यक्तियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लिखते हैं। अब डीजीपी कहें जो अब वो एक तरह से उन्होंने माथा पकड़ लिया, जो उन्होंने इस तरह का केस देखा ही नहीं। जो नेम्ड एक्यूज है, सब कुछ साक्ष्य सामने में है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो इस मामले में उस तत्काल डीजीपी ने 2 बार नालंदा के एसपी से बात की। पहली बार बात उन्होंने की जो नेम्ड एक्यूज में सुपरविजन में जांच में क्यों रखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें एक्यूज का सीडीआर या लोकेशन निकालना चाहिए, इसमें निकाला जा रहा है वादी का। आखिर क्या माजरा है। उसके बाद दूसरे सुपरविजन जो फिर से एक निकाले वर्तमान डीएसपी ने, वो वर्तमान डीएसपी पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लिखते हैं और वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी डीजीपी ने कहा जो आखिर इसको निकालने की क्या जरूरत पड़ी। तो आखिर डीजीपी उस व्यवस्था से भी नाराज थे। उन्होंने साफ तौर पे इससे पहले वाले डीएसपी पर प्रोसीडिंग चलाने का आदेश दिया। इसी बीच में उन्हें जानकारी मिलती है जो उस व्यक्ति के द्वारा हम तस्वीर में दिखाएंगे। देखिए किस तरह से गरीब घर का ये दोनों जो वृद्ध हैं वो डीजीपी के सामने खड़े हैं। आप तस्वीर में देख लीजिए, हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे। जो तस्वीर में देख लीजिए किस तरह से डीजीपी के सामने हैं। और इस बूढ़ी महिला ने साफ तौर पे कहा जो मैंने अपना ज़मीन बेचकर 16 लाख रुपया उस डीएसपी को दिया। डीजीपी तुरंत नालंदा एसपी को फ़ोन लगाते हैं। नालंदा एसपी को कहा जाता है जो आप पता कीजिए 16 लाख का, अगर वो केस के सुपरविजन के बाद या पहले उस ज़मीन के बिक्री की अगर रजिस्ट्री का डेट है तब उसको कोलैबोरेट कीजिए। अगर 20 तारीख को अगर मान लीजिए सुपरविजन निकला है और 16 तारीख के डेट में रजिस्ट्रेशन है तो इसका मतलब उस बूढ़ी महिला की बात सत्य है। वैसे डीजीपी भी बहुत इंटरेस्ट लगा के पूछे तो आखिर ज़मीन कितना ज़मीन आपने बेचा। तो महिला ने कहा 1 कट्ठा। उन्होंने कहा कहाँ पे। तो वो जो है महिला के साथ एक पुरुष भी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो फलना जगह पे। डीजीपी साहब ने कहा जो वहाँ की ज़मीन का इतना रेट है। तो उन्होंने कहा हाँ सर, वो ज़मीन का रेट है, एनएच बन गया, हाईवे बन गया, सब तरह से बताते हुए ये कहे। तो अब आप समझिए जो जनता दरबार में एक एक चीज़ जब खुल के बात सामने आती है तो वहाँ से कार्रवाई होती है। और साफ तौर पे डीजीपी ने नालंदा के एसपी, अब दीपनगर थाना नालंदा जिला 2023 का मामला। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो डीएसपी साहब अगर यह वीडियो देख रहे होंगे तो या उनके साथी उनके बैचमेट ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये जान गए होंगे जो वो 16 लाख का जो आरोप जिस डीएसपी पर लगा है लेने का, ये आरोप मैं कर रहा हूँ। उन्होंने लिया नहीं लिया ये जांच का विषय है। रजिस्ट्री का डेट क्या है, सुपरविजन का डेट क्या है, एफआईआर का डेट क्या है,
आप वादी का निकाल रहे हैं, सीडीआर मोबाइल लोकेशन की एक्यूज का निकाल रहे हैं। ये इन सब मुद्दों पर डीजीपी ने कहें जो जांच करने का आदेश दिया। अब सब कोई अब अभी वाले वर्तमान डीएसपी हैं, वो भी आप समझ गए होंगे कौन है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब उन्होंने दूसरे डीएसपी से बात की, एसपी से बात करने के बाद उन्होंने डीएसपी से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया जो इस केस को जितना आप लोगों ने टेढ़ा कर दिया है, 15 दिन के अंदर इस केस को सीधा कीजिए, नहीं तो हम आप लोग को सीधा कर देंगे। इस आदेश के साथ, इस कहें जो इस लहजे के साथ डीजीपी को वहाँ के अधिकारियों से, मतलब जिले के अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। सभी जगह वो बात नहीं करते, सभी जगह जो उनके जनता दरबार में लोग आते हैं उनको वहीं से निपटा भी देते हैं, उनको कहते हैं जो आपका केस फॉल्स भी है, आप जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए आए हैं, आप जानबूझकर आपके लोग जो हैं उस केस में होंगे। क्योंकि अमूमन पिटीशन पढ़ने के बाद, एफआईआर देखने के बाद और सामने जो खड़ा व्यक्ति होता है उसके बॉडी लैंग्वेज या चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के बाद कोई भी व्यक्ति, आखिर वो बिहार के डीजीपी हैं, 30 साल से अधिक की नौकरी हो गई है, तो कोई भी पुलिस का वरीय पदाधिकारी वो भांप लेगा जो क्या ये सही में इसके साथ समस्या है या ये खुद समस्या है। तो इसको लेकर के वो बहुत वहाँ रहते हैं। इसी लॉ एंड ऑर्डर या इसी जनता दरबार को लेकर के वो एक तरह से कहें जो अभी तक जो कहे 1 दर्जन डीएसपी पर कार्रवाई हो चुकी है या उनकी फाइल खुल चुकी है। जहानाबाद का तो डीजीपी ने कुछ किया ही नहीं, वहाँ तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड किया और वो काफ़ी वहाँ कैश मिला, काफ़ी ज़मीन जायदाद के मिला। बेतिया के ट्रैफिक एसपी ट्रक से पैसा वसूलते पकड़े गए, इसमें भी डीजीपी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप वो आ गए। वहाँ भी जाँच वो करवाई गई थी बेतिया के डीआईजी से। रक्सौल को भी वादी को ही एक्यूज बना दिया गया, जिसका पैसा गबन हुआ वही अपहरण के मामले में एक्यूज बन गया। जांच हुई, डीएसपी साहब पकड़े गए, हटाए भी गए, फाइल भी खुली, प्रोसीडिंग भी शुरू हुई। महुआ में एसपी के आदेश पर, एसपी के रिपोर्ट पर सुपरविजन में कहें जो झालमेल के कारण। गोपालगंज के बारे में बोलेंगे, लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद गोपालगंज का फ़ोन भी आ जाएगा। गोपालगंज के जिस डीएसपी के बारे में बोलेंगे, गोपालगंज के डीएसपी तो 4-5 घंटे के बाद उन तक ये बात पहुंच जाती है जो मैंने कुछ फिर आज उनके बारे में चर्चा की है। वो तो आखिर जो डीएसपी है उन पर भी भू माफिया को समर्थन देने का आरोप लगा करके 5 मामले में फाइल उनकी भी खुली है। मुजफ्फरपुर एसपी सुपरविजन का मामला है, डीआईजी ने जांच किया। कमतौल जो दरभंगा के अंतर्गत आता है उनका भी सुपरविजन। विक्रमगंज जो शूट आउट इंसिडेंट हुआ था, ट्रैफिक डीएसपी थे वहाँ उन्होंने शूट आउट किया था, वो जांच अब पहले सीआईडी ने किया, सीआईडी के बाद कोर्ट गया, कोर्ट से होते हुए अब पिछले हफ्ते सीबीआई ने अपने हाथ में वो केस ले लिया है। अब कहे जो एक तरह से इतनी सारी रोज वहाँ अगर एक अच्छा खबर नवीस और अच्छा रिपोर्टर अगर डीजी के जनता दरबार को फॉलो करेगा, उसको कहीं खबर के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ खुद ब खुद खबर आपके पास आएगी या आती है। वैसी स्थिति में अब रोज़ तो संभव नहीं है। कल इत्तफाकन उस रास्ते से मैं गुजर रहा था, कुछ देर ही मैं बैठा और जी उनके जनता दरबार में कुछ देर, मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में बैठा होगा, तब तक और हमारे उठने तक कई सारे लोग और बैठे हुए भी थे। मतलब जनता दरबार जो कहें वो डीजीपी का फीडबैक दरबार कह लीजिए, फीडबैक सेक्शन कह लीजिए। जो चीज़ की जानकारी उनको अपने स्तर से नहीं मिल पाती है, अपने सूचना तंत्र से नहीं मिल पाती है, हम लोगों से नहीं मिल पाती है, उनके अपने एसपी डीएसपी उनको नहीं पता पाते हैं, वहाँ जो गरीब गुरबा जनता वहाँ पहुँचती है वो बता। साफ एक चीज़ और ख़ास बात है, डीजीपी के जनता दरबार में पहुँचने वाले 10 में 9 व्यक्ति पैदल होते हैं, बस से आते हैं, ऑटो से आते हैं, टोटो से आते हैं, ना 4 चक्का से आते हैं ना 2 चक्का से आते हैं, क्योंकि 4 चक्का वाले पटेल भवन से पहले ही अपना कहें जो निपटा लेते हैं और 2 चक्का वाले कहाँ किसी के कंधे पर सवार होकर अपना सिस्टम को दुरुस्त कर लेते हैं, अपने काम को निपटा लेते हैं। लेकिन जिनके पास कोई नहीं है, जिनके पास वो कहें जो दवा कुचला मैला कपड़ा पहन के ही वहाँ, अगर आप गौर से देखिए बिहार पुलिस का जो फेसबुक पेज है, अगर उसको आप फॉलो कीजिएगा रोज़, तो आपको वैसे व्यक्ति जनता दरबार में तस्वीर आपको दिखेगी, क्योंकि पुलिस विभाग के द्वारा तस्वीर भी खींची जाती है। तो वैसे लोग वहाँ दिखेंगे जिनको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो एसपी के दरवाजे तक भी नहीं पहुँच सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो एसपी के स्टिक ड्यूटी,
जज साहब का पेशकार, डॉक्टर का कंपाउंडर, इस तरह के जो लोग हैं जो बाहर में ड्यूटी हैं, या एसपी का रीडर, इतने क्वेश्चन आपसे करेंगे, इतना क्वेश्चन आपसे करेंगे जो आप खींच जाएंगे, जो आखिर उसने गलती की वहाँ आकर, कहाँ से आए हैं, क्या काम है, किनसे मिलना है, कौन से संबंध में मिलना है। मैं भी परसों इसका शिकार हुआ। मैं एक जगह मिलने गया था, उन्होंने नहीं पूछा आप कौन है, क्या है, कहाँ से, उन्होंने बजाबते रजिस्टर निकाल लिया, नाम फलना, पिता का नाम फलना, कहाँ से आए हैं फलना, यहाँ से, क्या काम है। तब मैंने कहा मैं उनका मित्र हूँ, मिलने आया हूँ। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा तो पहले न बताते। हम बोले पहले आप पूछे कहाँ। तो इस तरह से मेंटल टॉर्चर आगंतुक से होता है। ये नीचे डीएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, आईजी के यहाँ, इवन इससे सबसे अच्छी व्यवस्था पटेल भवन में है, जहाँ पे कोई पूछताछ नहीं है। अगर साहब खाली बैठे हैं, अगर पुर्जा दिया तो आपसे मिल लेते हैं। तो वैसी स्थिति में ये जनता दरबार अगर कुछ दिन और चला तो हो सकता है जो जांच समिति के पास कई ऐसे लोगों की फाइल पहुंच जाएगी जांच करने के लिए, उनकी फाइल खुल जाएगी, जिसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। अभी देखते हैं और जनता दरबार को और हम लोग करेंगे, फॉलो करेंगे। दर्शकों, जनता दरबार से जुड़ी हुई खबरें या उनसे जो वहाँ से जो आउटपुट निकलेगा और वहाँ से जो व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो आदेश निकलेगा वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए अजय भारत, एवी न्यूज। तब तक इजाज़त। हाँ, लेकिन अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।